Welcome to ASC Starter. We are so glad to have you here in our vibrant clay world. तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी है ये और ये इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, पेपर की खास बात है, दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो एंडोथर्मिक का अगर हमें मीनिंग पता होगा ना तो हम इजिली इसको कर लेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जब किसी रिएक्शन को करवाना होता है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन होता है। नॉर्मली ये जो ना डीकम्पोजिशन में पाया जाता है, वियोजन अभिक्रिया में पाया जाता है। ऊष्माशोषी की बात हो रही है। तो आपने पढ़ा होगा वियोजन जो 3 तरीके से किया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा ना डिकम्पोजिशन में। एक वो हीट से हो सकता है, थर्मल है ना, ऊष्मा से। दूसरा सूर्य के प्रकाश से हो सकता है और तीसरा जो है वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उससे हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऊष्माशोषी इन चारों में कौन है। हो सकता है पहला तीसरा हो सकता है दूसरा तीसरा हो सकता है तीसरा चौथा पहला चौथा हो। आप पढ़ के देखिए कि आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सा एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है। देखो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है। और जब हम क्विकलम को पानी में डालेंगे तो हीट बाहर निकलेगी, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया ना। और इंसान की तरह जो रेस्पिरेशन है ये भी एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला चौथा किसके अंदर लिखा हुआ है, फिर डी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोल रहे हैं व्हेन प्रिया हीटेड द लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब। अभी क्या कर रही है, लेड नाइट्रेट पाउडर को जो है ना वो क्या कर रही है, हीट कर रही है। आपने बुक में देखा होगा, बुक में बना हुआ है। तो ये ऑब्जर्व क्या कर रही है इसमें से, तो जो एमिशन हो रहा है उसमें वो क्या ऑब्जर्व कर रही है। तो आप हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है ना, एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। आपसे एग्जांपल पूछ सकता तो आप भी बता सकते हैं। जब इसको हीट किया जाता है ना, हीट करने के बाद एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, तीसरा ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये येलो कलर का सॉलिड होता है और ये जो है ना रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। और ये जो है ना ऑक्सीजन है, कलरलेस होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्या एमिशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला गया। अब सल्फर तो देखो जब लेड में है ही नहीं तो सल्फर कहाँ से ये डिलीट हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना। तो डिलीट करने वाले तरीके से किया करो कि जो बिल्कुल इससे लेना देना नहीं है। अब लेड नाइट्रेट में सल्फर डाइऑक्साइड का कहाँ से यूज हो गया, तो ये दोनों डिलीट हो गए। ठीक है, अब बचे ये दोनों। अब यहाँ देखो कि ये कह रहा है ब्राउन फ्यूम होगा ऑफ लेड ऑक्साइड का। तो जो लेड ऑक्साइड है ना वो येलो कलर का फ्यूम नहीं बनता, वो एक सॉलिड बनता है। ठीक है, थोड़ा टाइम में ले रहा हूँ, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। ऐसे जो भी आपकी बुक में है ना, जितने सारे क्वेश्चन देखे उनको ऐसे एनालाइज करके स्टडी करनी है आपको, ये आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, और ये मैं गाइडेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए ये और दूसरी चीज क्या बनती है, रेडिश ब्राउन है, ब्राउन लीजिए कोई दिक्कत है। तो ये गैस की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में जो साबुन का फॉर्मेशन वाला पढ़ा होगा, उसी के अंदर यह मेंशन है। ठीक है, और सोल्ट वाला चैप्टर है ना, ये सोल्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्ट में जो वॉशिंग सोडा होता है, ये जो है ना हार्ड वाटर को क्या कर देता है, उसको सॉफ्ट, मतलब एक तरह से नॉर्मल वाटर बनाने में हेल्प कर देता है, ताकि जो उसके अंदर ये हार्डनेस है ना वो खत्म हो सके। इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि नेटल स्टिंग कंटेन्स, देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वर्ड बताऊंगा। यहाँ पर नेटल के डंक में कौन सा अम्ल जो है ना उपस्थित होता है। तो देखिए
यहाँ पर आंसर आपको पता होगा, मैथेनोइक अम्ल है, आपने साइंस में चैप्टर में बुक में पढ़ा होगा, एसिड वाले चैप्टर में। और एक साथी की बुक में भी आपको दिखाता हूँ, ये बुक अभी अवेलेबल थी, ओपन थी, तो मैंने देखा। ये देखो, ये जो चींटी का डंक है इसमें फॉर्मिक अम्ल है। एक्चुअल में फॉर्मिक अम्ल और ये मैथेनोइक अम्ल एसिड एक ही बात है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको इसके केमिकल नेम भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है ना, मतलब CH, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब एक धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित करती, तो वही ना, उल्टा पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये पूछा कि कुछ धातु अति तनु यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, ऐसे धातु के नाम बताओ। बताओ वो कौन कौन सी हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो ये एक्सेप्शन वाले जैसे था ना उसमें बुक में ही है। अगर आपने बुक को चैप्टर को अच्छे से डीपली अंदर से पढ़े ना और नोट्स बनाए हैं तो आप आराम से बताओगे। तो यहाँ पर वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये रहा, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है इससे रिएक्शन करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, अब ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं बन कराएंगे, इसकी जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हो, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखो, ये सिक्स है। ये कह रहा है एक तत्व वाई के तीसरे कोश में पहले कोश की तुलना में 3 गुना अधिक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो वाई की परमाणु संख्या निकालिए। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी है। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो KLMN बना लो। ये कह रहा है एन एलिमेंट वाई हैज थ्राइस इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल। थर्ड शेल कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो थ्राइस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड शेल एज इन द फर्स्ट शेल, जितने फर्स्ट में है उसका 3 गुना थर्ड वाले में, इनके 6, और इसमें तो भरे होंगे 8, क्योंकि पहले ही भरता है फिर ये भरता है फिर ही तो भरता है। तो टोटल कितने हो गए, 6 10 16 हो गए इस आंसर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था इसने, समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को पहले थोड़ा सा करके ना सुन लेना, ठीक है, ध्यान से समझना। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये कह रहा है एक विद्युत मोटर में तांबे की कुंडलियां होती हैं। देखो आपने अगर पढ़ा है चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड वाला, है ना, तो ये कह रहा तांबे का कौन सा गुण इतने पतले और लंबे तार बनाने में सहायक होता है। आखिर पर ये पूछ पुराने चैप्टर के बेस पर लिया, तो समझ आई? तो बताओ तांबे मतलब मैटर वाले चैप्टर से पूछ लिया और आगे वाले चैप्टर से लिंक कर दिया मतलब। तो अब आप मुझे बताओ कि तांबे की बहुत पतली पतली तार बना सकते हैं, ये इसका कौन सा गुण है? तो उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। जिसकी तारें बनाई जा सकती हैं उसे बोलते हैं डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। जिसको पीट के पतली पतली शीट बनाई जाती है उसे बोलते हैं आघातवर्तीता, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 8 पर आ जाइए। पौधे आमतौर पर गैसों का आदान प्रदान विस्तरण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं, विस्तरण की दिशा निर्भर करती है। ये कह रहा विस्तरण की जो दिशा है ना वो किस पर निर्भर करेगी। इंग्लिश में देखो, यहां पर ये कह रहा है कि plants usually exchange gases by the process of diffusion, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, ये जो डायरेक्शन है ना डिफ्यूजन की वो किस पे डिपेंड करती है। मतलब आपने देखा होगा जब पौधे के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हो जाती है तो वो बाहर ही निकलती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो वो अंदर की तरफ जाती है। तो आखिर ये जो डायरेक्शन बन रही है ना ये किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो आप बोलोगे एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, कि पौधे को किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से तो होगा। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर बताना था। आपने देखा कि भी ऐसे क्वेश्चन कहीं आपको मिलेंगे नहीं, ये नहीं बनकर आया है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। अभी नेक्स्ट है 9th, ये कह रहा है पायरुवेट का विखंडन किसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रदान करता है। देखो आपने वायवीय पढ़ा होगा ना, ठीक है। अभी ये ना मैं चैप्टर नेम नहीं बोल सकता, नंबर नहीं बोल सकता, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर तो बोल सकता हूँ नेम, लेकिन नंबर में ना अब नई बुक पुरानी बुक में अलग अलग नंबर होते हैं। तो आपने
लैप्लास जो पढ़ा है जहाँ प्रक्रम, तो उसमें वायवी या वायवी के बारे में दे रखा है, उसी की टेबल को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, देख लो। ठीक है, किसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे ईस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये मसल सेल। और देखो इसने यहाँ पर ये भी नहीं बोला अरेबिक एनारेबिक, तो आपसे उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, तो वो यीस्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दे रखा है बुक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10वां, ये कह रहा है मानव मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। देखो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको स्टेटमेंट दे दी, उसका नाम पूछना है। ठीक है, तो वो हमें पता है कि सेरेबेलम करता है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडीज, तो वो कौन करता है? सेरेबेलम करता है। तो आप ब्रेन के सारे फंक्शन को अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11वें नंबर पर, ये कह रहा है विकासशील भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है। मतलब देखो जो बच्चा शरीर के अंदर होता है माँ के, तो उसके अंदर से तो कूड़ा कचरा बाहर निकलता है। ये कह रहा है जिसका निपटान डैश के द्वारा माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, होता है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही है जिसके द्वारा बच्चे का जितना भी सारा वेस्ट मटेरियल है ना, फिर वो माँ की ब्लड में ट्रांसफर होता है, फिर ब्लड से फिर माँ की ब्लड से फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सल्यूट टू मदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखिए अब 12th क्वेश्चन है, आप ये हिंदी में देख सकते हैं। पहले यहाँ पर बोला गया कि जो पी प्लांट है ना, उसमें जो सीड्स है ना वो रिंकल्ड भी हैं। आर बोला गया। ठीक है, खराब है तो मतलब रिसेसिव हो गया। और उसको क्रॉस करवाया जा रहा है प्लांट हैविंग राउंड, मतलब गोल गोल बीज से। ये बड़ा लिखा तो ये डोमिनेंस हो गया। ये कह रहा था नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब जिनके संतति होगी, जो बच्चे वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये कह रहे जो ऐसा क्या पॉसिबल है कि रिंकल जितने बीज पैदा हो उतने ही राउंड सीड भी पैदा हो। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट है जो इसको जस्टिफाई कर देगी, मतलब खराब और गोल बीज जो है वो बराबर होने चाहिए। हिंदी में देख लो। देखो मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हमसे बोला गया है कि खराब मतलब जो बोने बोने अगर दो हैं तो लंबे लंबे भी दो हों। जैसे अगर हम पेड़ की बात करते हैं ऐसी, क्योंकि हमें बीज की बात करें तो ये कह रहे दो खराब अगर हैं तो दो सही भी गोल गोल हो, ऐसे बात कर रहा है वो। तो आपको यहाँ पर इसको बनाकर देखना पड़ेगा। ये कह रहा है दोनों पैतृक आर आर लक्षण वाले हो, मतलब इंग्लिश में कह रहा है दोनों के दोनों आर आर हो। अब देखो आपको पता है ये आर आर है, और अगर इसमें एक छोटा आर भी आ गया तब भी अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो आर की चलेगी, और अगर दोनों आर हो गए तब भी आर की चलेगी। मतलब जो पैदा होंगे आर 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 आर, तो हर वक्त क्या होगा? पूरा पूरा गोल आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर बोला एक जो पेरेंट है वो आर आर होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, एक आर लिख लिया। ऐसा टेबल अगर ऐसे मुश्किल है ना, ये आसान है, ऐसे बना लिया करो। तो हमने दोनों बड़े बड़े ले लिए, तो इसको इससे करेंगे तो ये आर आर आएगा, इसको इससे करेंगे तो आर आर आएगा, तो इसको इससे करेंगे तो आर आर, इसको इससे करेंगे तो आर आर। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, चारों लंबे आ गए। तो क्या हम इस ऑप्शन को गलत बोलते हैं? पर इसने एक बोला ना एक, तो दूसरे वाला हो सकता है छोटे छोटे हो। तो जैसे आर आर लिया, तो इधर हमने आर ले लिया, इधर भी हमने आर ले लिया, तो आर आर और ये आर आर हो गया। इसको करेंगे तो आर आर, इसको करेंगे तो आर आर। देखो ये दो बड़े बड़े निकले, मतलब गोल गोल आ रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों दोनों झुर्रीदार आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है, ये आंसर है। और इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है एक जो है वो आर आर है। तो देखो वही आ गई ना बात। अभी हमने देखो ये कर रही है, अगर एक आर आर है और एक आर आर ऐसे लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा देख लो, लंबे लंबे निकल रहे हैं। और अगर आपको कि सर
एक आर तो बोले छोटे छोटे ले लो तब भी इसको मिलाओगे तो एक आर तो हमेशा आएगा ना बड़ा, तो यहाँ पर ये पूरे लंबे मतलब गोल गोल ही आएंगे। हाँ, आप बना के देख लेना, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर देखो दोनों के आर आर है, यहाँ पर इसको भी करके देख सकते हो आप, आर 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 आर, ठीक है। अब देखो तो आर आर को मिलाओगे आर आर, इसको मिलाओगे तो आर आर, इसको मिलाओगे तो आर आर, इसको तो आर। देखो तीन लंबे हो गए, मतलब तीन पूरे पूरे गोल एक ही झुर्रीदार है, तो ये भी बराबर नहीं है। सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता था हमें बताना है कि दो बराबर रिंकल होने चाहिए, दो बराबर गोल होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू सारा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये करे जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वाई स्थिति पर रखा जाता है तो अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई की सही स्थिति बताएगा? देखो आपको यहाँ बता दिया है कि भाई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर क्या कह रहे हो, वो कह रहा है कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर का पिक्चर कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ये एफ होता है, ये सी होता है, ये जो है जब वस्तु वगैरह हो सकते हैं अनंत हो गया। तो इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि हाईली डिमिनिश इमेज छोटी बन रही है, लेकिन पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज इमेज कब बनती है आपको पता होना चाहिए, वो जब वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पे पड़ा होता है, क्योंकि दो लाइन पहले आती है तो टच करके चली जाती है, दूसरे को काट काट देती है। तो यहाँ पर जो काटेंगे उसे पॉइंट साइज कहते हैं। मैं पूरा डायग्राम समझा नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या गया? एनीवेयर एट द इन्फिनिटी। ये तो आसान था, आपको सारा डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स की मिरर के दो होते हैं, और ये थोड़ा सा बता दूं, अगर ये देखो ये कॉनकेव मिरर होता है, इसके बाहर रंग है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, इसके बाहर रंग है, इसको मिला देंगे ना और रंग हटा देंगे तो ये लेंस बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर से कॉन्वेक्स लेंस बनता है, अवतल दर्पण से जो है उत्तल लेंस बनता है। इसलिए इसमें भी 6 डायग्राम होंगे, इसमें भी 6 होंगे, मैंने पहले 5 बोल दिया था, 6 होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द आईज। तो जब हमारी आंख में रोशनी प्रवेश करती है तो इनमें से कौन सा वो रास्ता है जो बिल्कुल करेक्ट है? यहाँ पर हिंदी पढ़ सकते हैं, आंख में किरण जा रही है, रोशनी जा रही है, तो वो कैसे ट्रेवल करती है? सीधा आंसर बताता हूँ कि पहले सचमंडल होगा, फिर नेत्रोस, फिर पुतली, फिर लेंस, फिर काचावर, फिर जाकर दृष्टि पटल पर आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेटिना पर इमेज बनती है। अब देखो रेटिना 3 में लिखा है, काटने वाले तरीके से क्या करो, ये तो गलत हो गया। फिर देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लाइट जब एंटर करती है वो कॉर्निया से एंटर करती है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चे कितने? 2 बच्चे। अब यहाँ पर देखो उसके बाद बेस्ट कौन सा है, प्यूपिल पहले है या लेंस पहले है? पहले प्यूपिल है। अगर ये नहीं भी समझ आ रहा तो ये आंसर आ गया फिर, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आरेख के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो आपने इकोसिस्टम पढ़ा ना, उसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, वो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में जाता है। आपने देखोगे जो पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर जो है उनमें ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो उसका हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है यूनिडायरेक्शनल, ये लिखा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मनुष्यों में पाए जाने वाले हानिकारक रसायनों की अधिकतम सांद्रता उनकी किस पोषक स्तर पर उपस्थित होने के कारण होती है? तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, और जिन्होंने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है आपकी बुक का ही है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो हम थर्ड वगैरह नहीं बोल सकते, अगर उससे ऊपर मतलब जैसे मान लो उसको भी किसी और ने खाया तो, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, क्या लिखेंगे? हमें बेस्ट आंसर देना पड़ता है,
ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना क्लियर हो गया होगा होप। उसके बाद नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। मतलब ये जो है ना आयनिक कंपाउंड, जो है ना आयनिक कंपाउंड है, ये इजिली जो है मेल्ट भी नहीं होते, इजिली जो है ये बॉयल भी नहीं होते। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपसे पूछ रहा है। और असिस्टेंट रीजन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले चेक किया करो कि दोनों ट्रू हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल पता है, ट्रू है। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू है, 17 का हो गया। अब उसके बाद यहाँ इसको देखो नेक्स्ट की रीजन ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, इसका कारण यह है कि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उल्टा लिख दिया भाई, ये लिखना चाहिए था ना, हाई चाहिए होती एनर्जी, ये कह रहा कम चाहिए होती है। दिस इज ड्यू टू वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। तो ये तो बच्चे साफ साफ गलत दे रखा था। और एक बार बताऊं, दोनों के दोनों जो हम ये एसोसिएशन देख रहे हैं अब जब तक अभी आ रहे हैं, अगर चेंज नहीं होता तो आपको ये याद रखना है कि दोनों के दोनों जो है फॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ट्रू दोनों हो सकते हैं, फॉल्स नहीं होंगे। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 18 क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं विभिन्न जीव उनके शरीर की बनावट के कारण विभिन्न जनन के तरीकों का उपयोग करते हैं। मतलब अपने आप को पैदा करने के लिए ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग मोड का यूज करते हैं अपने आप को पैदा करने के लिए। ठीक है, रीजन ये है कि अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है तो प्रोसेस ऑफ बायोनिफिजन। ये कह रहे हैं अमीबा जो है ना वो अपने आप को बायोनिफिजन से पैदा करता है। तो देखो, आपको पता है कि सारे जो जीव होते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है अपने को पैदा करने का। ठीक है, ऐसे अमीबा भी जो है अपने अलग तरीके से पैदा करता है। पर ये जो सब जीव अलग अलग अपने मोड को अपनाते हैं, उसका कारण क्या अमीबा है क्या, नहीं ना। लेकिन दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सुनना कि एक बार दोबारा सुन लो हिंदी में क्या है कि भाई देखो, ये कह रहा है अलग अलग जीव होते हैं वो अपने को पैदा करते हैं ना, तो उनके अंदर शरीर में जैसी बनावट होती है वैसे वो जीव को पैदा करते हैं। कुछ लैंगिक तरीके से करते हैं, कुछ अलैंगिक तरीके से करते हैं। तो ये कह रहा है अमीबा जो है वो द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा जनन करता है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से अपनों को जनन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो क्या उसका रीजन अमीबा है, नहीं ना। तो इसका आंसर भी होगा। अब 19 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं यदि एन फेरों की कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में एन गुना अधिक प्रबल लगेगा। बिल्कुल ठीक। देखो, जितने ज्यादा जैसे हम एन फेरे लगाते रहेंगे ना, मतलब जितने तार लपेटते जा रहे तो उतना गुना ज्यादा जो है ना उसमें प्रबलता आएगी, शक्ति आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और इंग्लिश में ये कह रहे हैं अगर हम सर्कुलर कोयल को एन ट्रांसफर करते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एन बारी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जितना मतलब गुना उसके अंदर है, तो सिंगल टर्न के मुकाबले एन गुना। तो बिल्कुल ठीक है ये। जितने जरा हम लपेटते चले जाते हैं ना, सोलेनोइड पढ़ा ना आपको, है ना, सोलेनोइड प्रणाली का वही चीज है, तो उतना गुना ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जितने भी टर्न्स होते हैं ना उनके जो करंट जो उसमें जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और इससे क्या होगा, द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अबाउट, वो बार बार जैसे जैसे घूमा जा रहा है फील्ड उत्पन्न होता चले जा रहा है, तो और ऐड होता चले जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है ये, और रीजन भी सही लिखा है इसका। ठीक है, अगर प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा समान है, जैसे प्रत्येक फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं, मतलब जुड़ते चले जाते हैं, इसकी वजह से पावरफुल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, रीजन भी ठीक लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ये कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का 10% अपने से ऊपर के स्तर को प्राप्त करता है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि वो प्राप्त नहीं करता। ठीक है, वो आगे देता है ना। द्वितीय उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का 10% अपने से ऊपर के स्तर से प्राप्त करता है, जबकि नीचे के स्तर से प्राप्त करता है वो, है ना। तो ये तो साफ साफ बता रहा है कि फॉल्स है। सेकेंडरी क्वेश्चन में रिसीव से लिख दिया ना, 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल अबव, जो उससे ऊपर वाला उससे रिसीव करते हैं, नीचे वाले से रिसीव करेगा ना।
ये फॉल्स है। रीजन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर इज ऑलवेज इन द ट्रॉपिक लेवल जस्ट अबव द प्राइमरी कंज्यूमर। ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि सेकेंडरी जो तो प्राइमरी के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि रीजन ठीक है और सेशन गलत है। अब देखो 21 क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों के मौजूदा प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। देख लो फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है आपसे, तो देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये लास्ट में OH लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया? ये हो गया अल्कोहल हो गया, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है मैं अभी आपको इसी में दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ये मैं आपको ऐसे ही समझाता जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। ये देखो लास्ट में COOH लिखा है, तो ये कार्बोक्सिलिक होता है, ठीक है। उसके बाद ये CHO लिखा है, ये होता है एल्डिहाइड। और जैसे 1 2 3 C है, तो पहला वाला C होता है तो मैथ, 2 C होता है तो एथ, 3 C हो गया तो प्रॉप, ठीक है। तो प्रोपेनॉल बन गया। ऐसे 1 2 3 C है यहाँ पर, और OH है तो अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। 1 2 3 है यहाँ पे, 1 2 3 4 C हो गए। तो C ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, C से ही पहचान होगा, ठीक है। तो क्या ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूट, और ये कार्बोक्सिलिक है तो ओइक लग जाता है, तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक। ऐसे C 1 2 3 4 है, तो ये ब्यूट हो गया। अब यहाँ पे ओ, ये CO लिखा आ गया, और CO किस में होता है? कीटोन में होता है, तो ब्यूटेनोन हो गया। वैसे हमसे फंक्शन ग्रुप पूछा है, तो ये कीटोन हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कैसे आए हैं। देखो जो MCQ होते हैं वही काफी हार्ड होते हैं, बाकी क्वेश्चन में इतना नहीं होता। हार्ड भी इसलिए जिनने बुक से करा है ना वो भी कर लेगा, उससे थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं ना। अभी देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल आ गया, या थंब रूल आ देगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब ये देख लो, अभी इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर की है, ठीक है, ये देखो यहाँ, ये देख लिया। अब आंसर की मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास आंसर की, ठीक है। सेक्शन B से है, ये हो गया। अब ये ना एक ही मीडियम में अवेलेबल है भाई, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें आप आराम से बहुत सारे मीडियम वहां से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने स्टडी करिए, बुक से करके ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बाकी जो थोड़ा बहुत अलग से क्वेश्चन आता है, इसमें मैं आपको थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। जो आपने लर्न किया है ना, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उससे आप अच्छे से अपना लिख लेना। पता ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से, ठीक है, अरेंज करना है या स्प्रेड करना है, जिसमें एक आपकी 4 फिंगर होती है। देखो उन्होंने बहुत सिंपल लिख दिया, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब लिख दिया, बस सिंपल। अगर भूल गया बच्चा तो ये लिख दो, आसान लिखा है। अब DO ने खुद इशू किया तो आप लिख सकते हो। आपको समझ आ रहा है, जैसे मिडिल फिंगर, जैसे 4 फिंगर याद नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आसान लैंग्वेज में लिखा है, कह रहा परपेंडिकुलर आपको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। और ये कह रहा थंब जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फर्स्ट फिंगर जो है वो पॉइंट कर देगी मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल जो फिंगर है वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। बस आसान है, कोई मुश्किल है, ठीक है। इस तरीके बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब आ जाइए सेक्शन C है, सेक्शन C में देखो ये कह रहा है, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में एक परगलन में मिलाया जाता है तो एक अवक्षेपण बनता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा होगा ना आपने, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो वही आपको रिएक्शन देख के इसको बता देना, और उसकी इक्वेशन को पूरा बना के लिख के भी दिखाना है, ठीक है। व्हाइट कलर का बनता है, ठीक है। तो आप देख लो बुक के अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चन है।
बाकी अब इंटेक्स और एक्सेस के क्वेश्चन पढ़ा करो, कई बार बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं, काफी क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें, कंपाउंड और जो बन रहा है वो भी कंपाउंड बन रहे हैं ना। फिर यहाँ पर ऐसे एक्स की पहचान करो जिसका प्रयोग किया जाता है सोडा एसिड एक्सक्रीशन में, तो कौन है जिसका यूज किया जाता है, और आगे थोड़ा और हिंट देख लो अगर मिल रही हो तो इसका नाम है बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, आग बुझाने में वो दे भी रखे होते हैं ना यूजेस में, उसमें लिखा भी हुआ है, आप देखना इसे। तो 28 है, यहाँ देखो। अच्छा ये आंसर देख लो ना। ठीक है, ये 27 28। अब मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह ना अच्छे से देख लेना इसको। देखो ये और वाला क्वेश्चन आया था, आपको बैलेंस करना है इनको, तो पहले सिंबल में लिखोगे तभी तो बैलेंस करोगे। ठीक है, ये देखो ये है ना क्वेश्चन, ये आपको उसको बैलेंस करना है। तो देखो ये क्या लिखा है, सोडियम, ये जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। पहले तो वो सिंबल पता होना चाहिए। Na, पानी का क्या होता है H2O, फिर एरो बनाओ। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH होता है। फिर पानी का क्या होता है H2। अब देखो बैलेंस, देखो सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो इसमें Na है, Na एक है, इसमें O एक है, इसमें O एक है। यहाँ देखो आज कितने यहाँ पे, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पर कितने 2, तो और नंबर होगा तो इसके आगे 2 लगा दो, तो कितने होगा 4। अब इसको भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके आगे 2 इसलिए लगा क्योंकि जब इसके आगे 2 लगा तो और 2 हो गए ना, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, बीच में नहीं लगा सकते। तो अब 2, अब Na भी डबल होगा तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ऐसे कोई भी नए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसके आंसर देख लो। ये उसके बाद है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर ये बायोलॉजी है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब सेक्शन डी देखो, यहाँ पर देखो ये कह रहा है एक कार्बन यौगिक M में 4 कार्बन परमाणु और 10 हाइड्रोजन परमाणु है। देखो साफ बता दिया इसने। अब बच्चा अगर फिर भी नहीं कर पा रहा तो फिर कैसे बात बनेगी, इसने बता तो दिया बच्चों कि 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, C4 है, H10 है, तो अब इसका नाम क्या होगा, जो डबल करके 2 ज्यादा है, यानी कि CnH2n+2। ठीक है, तो अब देखो ये 2n+2 है, डबल करके 2 ज्यादा है ना। फिर ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपको इसका जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाना है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, C लिख के 4 टाइम्स लिखोगे, फिर H H H H H H H H है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। देखो अगर सिंगल बॉन्ड है ना तो वो सैचुरेटेड होता है, और एनवायरनमेंट के लिए ना सैचुरेटेड होना जरूरी है, क्योंकि वो क्लीन जो है ना फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा।
जब हम खाते हैं ना तो हमें अनसैचुरेटेड चाहिए होता है, ये याद रखना, ठीक है। खाने के लिए अनसैचुरेटेड सही रहता है, ठीक है, और यूज करने में जो जलाने में सैचुरेटेड सही रहता है, ठीक है। हिंदी में संतृप्त बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप देख लो क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया वगैरह दे दिए कैसे है, अब इसके आंसर देख लो आप। बच्चों को केमिस्ट्री में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये और वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका देखो पहले अपने ट्राई करना, ठीक है। फिर देखो लिखा है ना बायोगैस के रूप में यूज होता है, तो मीथेन है वो, ठीक है। कार्बन की दो यहाँ पे वर्सटाइल नेचर की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, तो टाटा बैलेंस और कैटनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। श्रृंखलन होता है ना, वो अच्छे से करना। ये अब देखो आप, इसके बाद ये 35 है, ये क्वेश्चन देखो। उसके बाद ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो रंग होता है वो कौन सा झुकता है। और याद रखना वॉयलेट इंडिगो ग्रीन वाला, जो वी है ना वॉयलेट, वो सबसे ज्यादा जो है रंग झुक जाता है, ठीक है। और सबसे कम रंग जो है झुकता है वो रेड है, ठीक है। अब ये सारे के सारे इनके आंसर देख लो। सेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल लैंगिक जनन में क्या डिफरेंट होता है। बाकी जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे, 4 तरीके पूछे थे असेक्सुअल के, तो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ना जो कायिक प्रवर्धन है, उस पे क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। जैसे कोई पौधे तने से पैदा होते हैं, कोई पौधे जो है पत्ती से पैदा होते हैं, है ना, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो बीज के अलावा अलग अलग तरीकों से पैदा होना, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके फायदे आ सकते हैं, इससे जल्दी पौधे उग जाते हैं, सजावट में बहुत सारे पौधे इससे तैयार किए जाते हैं, इनकम जनरेट हो जाती है। चलो देखो बाकी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 36 देखो यहाँ पर, इसने पूछा है कौन सा रंग है कौन सा नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है ना ये झुक रहा है एम, तो ये हो गया वॉलेट, और ये सबसे ऊपर है। इन्होंने पहला लास्ट का दिया होगा ना, प्रिज्म के अंदर जो न्यूटन ने किया था, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर रेड आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर पढ़ के, 7 रंगों जो होते हैं, अच्छा दिखाई दे गया होगा ना आपको। अब आंसर देख लो सारे। जैसे आप पढ़ के ना फिर देख लेना आंसर, थोड़ा आगे करके वीडियो का, फिर पीछे थोड़ा इस तरह की थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अब देख रहे हैं 37 है ना, ये उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आया हुआ है, ठीक है। निकट थी दोष आपने पढ़ा ना, जब पास का दिखाई देता दूर का दिखाई नहीं देता, तो उसे मायोपिया कहा जाता है। तो यहाँ पर वही वाली सिचुएशन दे रखी थी,
रीजन वगैरह पूछ लिए, पिक्चर वगैरह बनानी थी। ठीक है, अब सेक्शन ई है, तो थोड़ा केस स्टडी होती है ना, आपको केस स्टडी करके इसके आंसर देने हैं। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में देख लो, पढ़ के फिर अपना आंसर देखना। ठीक है, देखो साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंट पूछ लिया। अब ये 38वां क्वेश्चन है ना, अब इसको दिखा देता हूँ। देखो, और ये केस स्टडी ना बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग होती है, सबसे इजी होती है। बच्चों को लगता है टफ, लेकिन ये बहुत इजी होती है, बता रहा हूँ मैं। आपने अभी करके देखना अभी आप। ठीक है, फिर आंसर मैच करना, फिर लास्ट है इसमें। तो डियर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये पावर पूछा है, पावर निकालने के लिए। क्वेश्चन ना, तो ये मैं थोड़ा आपको करवा देता हूँ, ये मैं थोड़ा आपको करवा देता हूँ। ये हिंदी में आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो, इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि पावर निकालिए रेफ्रिजरेटर की। तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पर क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। हमें पे वोल्टेज दे रखी है या करंट दे रखे हैं। और फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, और ये एम्पियर यानी कि करंट होता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने ये करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है। हमें पता है कमर्शियल यूनिट होते हैं किलोवाट आवर या यूनिट जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वॉशिंग मशीन और बल्ब के विद्युत प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको पता लगाना है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में I। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से सीधा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस निकालना वॉशिंग मशीन का, 220 को हम 13.6 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं आंसर ये आ गया 16 ओम, ऐसे दूसरे का आ गया 814। ठीक है, फॉर्मूले हैं, आप अच्छे से इसे नोट कर लो। ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस का V इज इक्वल टू W अपन में क्यू भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 2 किलोवाट आवर। ये कह रहा है 2 किलोवाट आवर में कितनी जूल होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 10 की पावर 6 होती है। तो 2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधा देख लो लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। Thank you very much. Apa, Nika? Thank you for watching and listening carefully.